दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई सोने चांदी के लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा। माँ, गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते। परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की।
मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं, सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ घर पर नहीं थीं। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियाँ किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से पिए हुए घर में रहने लगे।
कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियाँ सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। सिमर की शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर मेहमानों का आना जाना बंद नहीं हो पाया। रोज रोज उसको नए नए लहंगे पहनकर सज धज कर बैठना पड़ता था। हालांकि सिमर को लहंगे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता था। तभी सिमर की सासू माँ बोलती हैं, अरे सिमर बहू, आज कोई भारी सा लहंगा पहन लेना, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दादा ससुर देखने आ रहे हैं। ठीक है बहू? सासू माँ, दादा ससुर मुझे देखने आ रही हैं या मेरे लहंगों को? मुझसे अब और लहंगे पहने नहीं जाते। अरे बहू, ऐसा मत बोलो। अगर तुमने लहंगा नहीं पहना तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारे दादा ससुर के सामने मेरी खूब बदनामी होगी। ये सुनकर सिमर गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वो अपनी दादी माँ का दिया हुआ लहंगा, जो कि बहुत भारी होता है, वो निकालती है और वो उस लहंगे को पहन लेती है। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी सासू माँ की होती है। अरे बहू, जल्दी से बाहर आकर देख तो, तेरे दादा ससुर आ गए हैं। सिमर जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और वहीं पास में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन सिमर वहाँ किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके दादा ससुर बोलते हैं, अरे तेरी बहू कहाँ चली गई है? कितनी देर में आएगी? बैठे बैठे मेरी पीठ में दर्द होने लगा है, थोड़ा जल्दी बुला बहू। अरे पापा जी, नई नई लड़कियां है ना, तैयार होने में थोड़ा समय ले रही होगी, बस आने ही वाली होगी। सिमर वहीं खड़ी थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो अपने आप से बोलती है, लगता है इनका बुढ़ापा आने के साथ साथ इनका स्क्रू भी ढीला हो गया है। मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ और इन दोनों को दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। सिमर ऐसा बोलकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सिमर बहू, मेरी जान लेकर ही मानेगी क्या? ऐसा भी क्या तैयार हो रही है तू? इसको भी आज ही ये सब करना था, जब मेरी इज्जत दांव पर लगी हो। अब तो सिमर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी, वो नॉन स्टॉप हंसी ही जा रही थी। सिमर उन दोनों की आंखों के सामने ही खड़ी थी, पर वो दोनों उसे देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर सिमर अपने मन में सोचने लगी, अरे अगर मैं इनको दिखाई नहीं दे रही तो ये कमाल हुआ कैसे? उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और फिर सिमर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे के आईने के सामने जाती है, फिर वो चीखते हुए कहती है, अरे ये क्या? मैं खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही। क्या यहाँ कोई भूत है या मैं ही भूत बन गई हूँ? फिर सिमर जल्दी जल्दी वो लहंगा बदल लेती है। सिमर जैसे ही लहंगा बदलती है, वो खुद को आईने में देख पाती है। ओह माय गॉड, ये कैसा मैजिक है? मेरी दादी के दिए हुए लहंगे में ये कैसा जादू है, जिसे पहनने से मैं अदृश्य हो जाती हूँ। अरे वाह भगवान जी, मुझे तो लग रहा है जैसे तुमने मेरे हाथ में जादू की छड़ी ही दे दी हो। एक दिन सिमर की सास और उसकी नंद सिमर के बारे में बुराई करते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सिमर अपनी दादी की दी हुई वही साड़ी पहनकर आती है और उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया आजकल, उनके बनाए हुए खाने में स्वाद ही नहीं आता। और पता है, मैंने कल उनसे कहा पकौड़े बनाने को,
और उन्होंने साफ मना कर दिया। अरे दिन भर तो वो अपने मेकअप में लगी रहती है, खाने में कहाँ से उसका ध्यान आएगा भला। भैया ने भी उसे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, देखा नहीं कितना उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। सिमर ये सारी बातें सुन रही थी और वो अपने आप से बोलती है, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें होती हैं, अभी मजा चखाती हूँ इन दोनों को। सिमर अपने कमरे में जाकर खिड़की खोल देती है, जहाँ से बहुत तेज हवा अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण सिमर के प्रति प्रेम की फाइल यहाँ वहाँ फैल जाती है, जिसे देखकर प्रेम बहुत गुस्सा करने लगता है। अरे माँ, आप लोग ये क्या कर रही हो? पूरी फाइल आप लोगों ने मेरी हवा में फैला दी। आज ही मेरी मीटिंग है, अब मैं इतनी जल्दी सब कुछ कैसे अरेंज करूँगा? पता नहीं कागज कहाँ कहाँ उड़कर चले गए। हे राम, हे भगवान, अभी अगर यहाँ सिमर होती तो मेरी मदद कर देती। लेकिन भैया हमें नहीं पता खिड़की किसने खोली, हम दोनों तो यहाँ कब से बैठे हुए थे। अब तुम दोनों चुप ही रहो, मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब देखकर सिमर खूब जोर जोर से हंसती है और अपने आप से बोलती है, हाय, आज तो इन्होंने मेरा दिल ही जीत लिया और इन दोनों को अच्छा सबक भी मिल गया। अब सिमर को हथियार मिल गया था। जब भी उसको मजा करने का मन करता तो वो वही लहंगे को पहनकर घर में कुछ भी उथल पुथल करने लगती। तभी एक दिन उसकी सास खुद के लिए किचन में सूप बना रही थी। तभी वहाँ सिमर जादुई लहंगा पहनकर पहुँच जाती है। अच्छा हुआ बहू सो रही है, अब मैं खुद के लिए स्वादिष्ट सूप बनाऊंगी। अच्छा जी, इन सासू माँ को तो देखो, अभी सुबह तक तो इनके हाथों में बड़ा दर्द हो रहा था और अब चुपके सूप बना रही हैं। अरे जल्दी जल्दी ये वेजिटेबल्स काट कर डाल देती हूँ, वरना ये बहू जग गई ना तो 10 सवाल करेगी। सिमर हंसते हुए बोलती है, डालिए डालिए, मैं भी एक मजेदार इंग्रेडिएंट डाल दूंगी और वो है लाल मिर्च। अब सिमर सासू माँ के बन रहे सूप में खूब सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिसका पता सासू माँ को नहीं चलता, क्योंकि सिमर ने तो जादुई लहंगा पहना होता है। थोड़ी देर में सूप बनकर तैयार हो जाता है। सासू माँ सूप लेकर टेबल पर बैठती हैं खाने के लिए। अरे वाह, मेरा तो स्वादिष्ट सूप बनकर तैयार हो गया, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। जैसे ही सासू माँ सूप पीने के लिए पहला चम्मच मुंह में डालती हैं, सास का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उतने ही देर में सिमर भी दूसरा लहंगा पहनकर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सासू माँ? अरे आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने 10 दिनों का पूरा खाना खा लिया हो, और ये आपने सूप कब बना लिया? अरे सिमर बहू, तुम कहाँ से आ गई? सिमर हंसते हुए बोलती है, अरे वाह सासू माँ, आपने तो बड़ा स्वादिष्ट सूप बनाया है, लगता है मैंने बीच में आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया। पीजिए पीजिए, मजे कीजिए। सिमर की बात सुनकर सासू माँ अपने मन में बोलती है, अरे कैसे पीऊं समझ ही नहीं आ रहा, मैंने इसमें नमक की जगह इतनी लाल मिर्च कैसे मिला दी? अब तो बहू के सामने अपनी इज्जत रखनी ही होगी। हाय, बहुत तीखा है, मेरी तो जीभ ही जल रही है। और इधर सिमर अपने मन में सोचती है, बड़ा उस दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कह रही थी ना कि मैं खाना स्वादिष्ट नहीं बनाती। अब सासू माँ को पता चल रहा होगा कि वो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मजा आ रहा है ना सासू माँ सूप पीने में? ना चाहते हुए भी सासू माँ को वो सारा सूप अपनी बहू के सामने पीना ही पड़ता है। इस बात का मजा सिमर उनके सामने बैठ कर लेती है
और मन ही मन अपनी दादी माँ का धन्यवाद करती है। और यहाँ उसकी सासू माँ पूरे दिन ये सोचती हैं कि उसने सूप में लाल मिर्च डाला तो डाला कैसे। वो 3-4 बार किचन में जाकर चेक करती है कि उसने नमक का ही डब्बा ध्यान से उठाया था या नहीं। फिर सूप में लाल मिर्च आया कहाँ से। लाख कोशिश के बाद भी उसकी सास को कुछ भी पता नहीं चलता कि सूप में लाल मिर्च कहाँ से आया। और इधर सिमर अपने जादुई लहंगे की मदद से अपना खुशहाल जीवन जीने लगती है। विष्णुपुर नाम के एक गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता ने कुछ समय पहले ही काव्या नाम की एक औरत के साथ में दूसरा विवाह किया था। काव्या श्वेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यहाँ तक कि काव्या श्वेता को कोई ढंग के कपड़े भी नहीं देती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। अब कुछ दिनों बाद श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे। तभी श्वेता कहती है, माँ आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं ना, मेरे पास कोई अच्छे और नए कपड़े भी नहीं है माँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें लाकर नए कपड़े दिला सकूं। समझी तू? जाओ और जाकर घर का काम कर। लेकिन माँ मैं पहनूंगी क्या? श्वेता की बात को इग्नोर करते हुए काव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद लड़के वाले घर पहुँच जाते हैं और श्वेता की ये हालत देखकर वो लोग उसे मना कर देते हैं। इन सब बातों से श्वेता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर श्वेता घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के पास जा पहुंचती है। श्वेता देखती है कि नदी के किनारे एक मछली अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। श्वेता रोते रोते ये देख रही होती है और अपने आप से ही बोलती है कि मेरे होते हुए ये मछली नहीं मर सकती, मैं इस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती हूँ। फिर श्वेता उस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती है और उस मछली की सांसें चलने लगती हैं। फिर मछली श्वेता से बोलती है, अरे तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादुई मछली हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तभी मछली वहाँ पर एक बड़ा सा संदूक प्रकट कर देती है। अरे सुनो, तुम्हें संदूक में एक लहंगा मिलेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि एक जादुई लहंगा है। तुम उस लहंगे से कोई भी उपहार मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जादुई मछली पानी में चली जाती है। तभी श्वेता उस संदूक को खोलने लगती है और संदूक खोलते ही उसमें से एक सुंदर सा लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तभी लहंगा श्वेता से बात करने लगता है। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? श्वेता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर श्वेता अपनी पहली इच्छा उस लहंगे से बोलती है, मुझे एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे आपसे बहुत सारा पैसा और धन दौलत चाहिए ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा वक्त आने पर आपसे कहूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वक्त आने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लूंगी। श्वेता के इतना बोलते ही लहंगा वहाँ पर एक सुंदर सा घर और बहुत सारे धन दौलत और पैसे प्रकट कर देता है। श्वेता उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और वो उन पैसों से गरीबों और बेसहारा लोगों की रोज मदद भी करती थी। यहाँ काव्या ये सब देखकर बहुत टेंशन में रहती है और वो सोचती है, पूरे 2 दिन बीत गए हैं, लगता है श्वेता को अब मेरी जरूरत ही नहीं है।
अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि इसके पास इतना धन दौलत और इतना बड़ा घर कहाँ से आया। काव्या अपने घर से निकलकर श्वेता के घर की तरफ चलती है तो वो देखती है कि श्वेता के घर के बाहर कुछ लाइन लगी होती है और श्वेता उन सभी को पैसे बांट रही होती है। ये सब देखकर काव्या खुद से ही कहती है, अरे ये क्या, श्वेता अगर अपनी सारी धन दौलत इन गरीबों में बांट देगी तो इसकी तो सारी धन दौलत खत्म हो जाएगी। इतना सोचने के बाद काव्या सोच लेती है कि आज रात को ही वो जाकर उसका सारा धन चुरा लेगी। फिर देखती हूँ कि श्वेता अपना सारा धन गरीबों पर कैसे लुटाती है। आज रात ही इसके घर की सफाई करती हूँ। काव्या रात को श्वेता के घर चुपके से जाती है और देखती है कि श्वेता को खूब सारा धन और सोने के सिक्के एक जादुई लहंगा प्रकट करके दे रहा था। अच्छा, तो यहाँ से इसके पास इतना धन दौलत आ रहा है क्योंकि ये लहंगा जादुई है। मैं एक काम करती हूँ, इसका लहंगा ही चुरा लेती हूँ, फिर इसके पास धन कहाँ से आएगा और गरीबों की कैसे मदद करेगी मैं भी देखती हूँ। फिर तो मैं भी श्वेता से और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और श्वेता के घर से भी बड़े घर में रहूंगी। तभी काव्या श्वेता के सोने का इंतजार करती है। श्वेता के सोते ही वो जादुई लहंगा चुराकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर जैसे ही वो लहंगे को बाहर निकालती है, लहंगा उसके सामने एक सुंदर से आकार में खड़ा हो जाता है। तभी काव्या कहती है, सुनो जादुई लहंगे, मुझे भी एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और श्वेता से भी ज्यादा धन दौलत चाहिए। मुझे जल्दी से दो जादुई लहंगे। काव्या के इतना बोलते ही लहंगा एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है और काव्या को एक बिल्ली बना देता है। अगली सुबह होते ही श्वेता काव्या के घर पहुंचती है और वो अपनी माँ को एक बिल्ली के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। फिर श्वेता अपने दोनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से अपनी माँ को उनके असली रूप में वापस लाने के लिए कहती है। अरे नहीं नहीं श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिली है। पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरी माँ को वापस उनके असली रूप में ला दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे आप शायद भूल रही हैं। मेरी एक इच्छा आपसे मांगनी अभी बाकी रह गई है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, अपनी एक इच्छा समय आने पर मांगूंगी, तो वो समय आ गया है। मेरी आपसे आखिरी और तीसरी इच्छा यही है कि आप मेरी माँ को उनके असली रूप में वापस ला दीजिए प्लीज। ठीक है श्वेता, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को उनके असली रूप में वापस ला देती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप लहंगे के रूप में आ जाती है और श्वेता की माँ काव्या को भी उनके असली रूप में वापस ला देती है। और फिर वो लहंगा कहता है, देखा, जिस बेटी को तूने अपनी नहीं बल्कि सौतेली समझा, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसी बेटी की वजह से आज तेरी जान बच गई। मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी जान। काव्या अपनी बेटी श्वेता को अपने गले से लगा लेती है। फिर उस दिन के बाद से काव्या और उसकी बेटी श्वेता एक साथ रहने लगते हैं।